हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी लिटरेरी टर्म्स है वो है एनाफोरा। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाफोरा की। तो एनाफोरा क्या होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। एनाफोरा इज अ लिटरेरी टर्म। एनाफोरा एक लिटरेरी टर्म है इन विच राइटर और पोएट इंटेंशनली repeats the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect। मतलब एनाफोरा एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसमें कोई राइटर या फिर कोई पोएट जानबूझकर जो सेंटेंस का पहला पार्ट होता है उसको रिपीट करता है जिससे कोई कलात्मक जो प्रभाव है वो उत्पन्न हो। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल जिससे ये अच्छे से और आपको क्लियर होगा। तो जैसे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। जैसे यहाँ पे जो ये वर्ड है it was the ये क्या किया गया, बार बार रिपीट किया गया है, तो इसे ही हम कहते हैं एनाफोरा, जिसमें सेंटेंस का जो पहला भाग है वो जानबूझकर हर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा लिटरेरी टर्म है आज का वो है एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? तो एन एफोरिज्म इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस एन इम्पोर्टेंट ट्रूथ अबाउट लाइफ। यानी कि एफोरिज्म क्या होता है? एक छोटा सेंटेंस होता है जिससे हमें लाइफ के बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण सत्य की जानकारी मिलती है। यानी कि जीवन के बारे में ये बात कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होती है तो उसकी जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके जिससे और समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है जैसे इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ट्री इट विल स्पेंड इट्स होल लाइफ थिंकिंग इट्स स्टूपिड। यानी कि अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की जो योग्यता है उससे नापेंगे कि वो मछली योग्य तभी होगी जब वो पेड़ पे चढ़ पाएगी, तो वो पूरी जिंदगी इस बात में गुजार देगी कि वो बहुत ही ज्यादा मूर्ख है क्योंकि उसका वो काम नहीं है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को उस काम से आंकना चाहिए जिसमें वो परफेक्ट हो या जो काम उसके लायक हो या जिसके लिए वो बना हो। तो यही है कि एक तरह से ये जीवन के लिए सत्य प्रतीत होती लाइन है कि हम हर व्यक्ति को एक ही एबिलिटी के जरिए नहीं नाप तोल सकते। अगली जो है वो है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। यानी कि मैनकाइंड की अगर प्रॉपर जो स्टडी है वो मैन है, तो ये भी एक सत्य बात है। इसके अलावा एक अगला एग्जांपल है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी कि रोज एक सेब खाओ तो आप डॉक्टर से दूर रह सकते हो। ये एक उक्ति है जो हमेशा से चली आई है और ये सत्य प्रतीत होती है। अगला है मैन इज बर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेंज। मतलब कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य है तो स्वतंत्र लेकिन फिर भी जो समाज के बंधन वगैरह होते हैं उनसे एक तरह से जकड़ा हुआ ही है। तो ये भी सत्य जैसी लाइन है। इसके बाद है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास बड़ी पावर आती है तो बड़ी पावर के साथ साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ये बात भी जीवन के बारे में सत्य है। तो इस तरह से जो एनाफोरिज्म होता है वो एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा सेंटेंस होता है जो जीवन के बारे में मतलब सत्य होता है। अब बात करते हैं अपोरिया की। अपोरिया की बात करें तो अपोरिया क्या होता है? अपोरिया इज अ लॉजिकल पैराडॉक्स इन विच द स्पीकर सोज सीड ऑफ डाउट इन अ सब्जेक्ट। अपोरिया में क्या होता है? मतलब एक लॉजिकल पैराडॉक्स होती है जिसमें स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला है उसमें मतलब कुछ शक के जो बीज होते हैं उनको रोपित करता है, यानी कि शक क्रिएट कर देता है उस चीज में। दिस Rhetorical strategy can make the audience feel sympathetic about the speaker regarding the dilemma he is in। मतलब जब कोई जो स्पीकर होता है वो अपोरिया का इस्तेमाल करता है तो जो पब्लिक होती है वो उसके प्रति काफी सिंपैथी फील करती है और मतलब जिस दुविधा में वो ये बात कह रहा होता है तो मतलब जो पब्लिक होती है उससे काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है और उससे सिंपैथी फील करने लगती है। इट रिलेट्स टू फिलोसफिकल क्वेश्चन, या ज्यादातर जो फिलोसफिकल क्वेश्चन होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। सब्जेक्ट विच हैव नो ऑब्वियस आंसर, या फिर कोई ऐसे फिलोसफिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनका कोई एक आंसर नहीं होता, यानी कि कुछ ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं सिर्फ मतलब एक बार अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, सामने वाले के मन में कुछ जो सिंपैथी है या कुछ जो विचार है उनको उत्पन्न करने के लिए, ये जानने के लिए नहीं कि वो सामने से हमें उन चीज का उत्तर देगा ही। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे द स्पीच डिलीवर्ड बाय हैमलेट इन शेक्सपियर प्ले हैमलेट, यानी कि जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है उसमें हैमलेट के द्वारा एक स्पीच की गई है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है या बहुत ही ज्यादा कहें फेमस है।
टू बी और नॉट टू बी, यानी कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, यानी कि क्या करें और क्या नहीं करें, दैट इज द क्वेश्चन। यानी कि प्रश्न यही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेदर इट्स नोबलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग एंड एरो ऑफ आउटर्स फॉर्चून, मतलब कि जो आपका भविष्य है उसके जरिए जो आपको मतलब दुख वगैरह दिए जा रहे हैं उनको सह लें या फिर उनका विरोध करें, यानी कि विरोध करके उनको समाप्त कर लें। तो वो यही पूछता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, यही सिचुएशन है, यानी कि यही प्रश्न है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। या तो जो जीवन से हमें दुख वगैरह मिल रहे हैं उनको सह लेना चाहिए या फिर उनका विरोध करके उनको समाप्त कर लेना चाहिए। तो इस तरह से ये कहता है, मतलब कि ये पूछने के लिए नहीं बोल रहा है, यानी कि सामने से कोई हमें इस बात का आंसर देगा कि नहीं सह लो या फिर खत्म कर दो या फिर ये कर दो, बस सिर्फ कहा जा रहा है। तो ऐसी जो चीज होती है उसको बोलते हैं अपोरिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल फ्रॉम शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो शेक्सपियर का प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें भी एक एग्जांपल है जो शाइलॉक है एम्प्लॉयज अपोरिया इन स्पीच ही मेक्स टू सैलरिनो एक्सप्लेनिंग व्हाई ही इज सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट एंटोनियो। मतलब जब जो शाइलॉक है वो अपोरिया का इस्तेमाल करता है जब वो एक स्पीच देता है, जो सालारिनो होता है उसको एक स्पीच देता है और ये एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों जो एंटोनियो है उससे रिवेंज लेना चाहता है। हु हैज ह्यूमिलेटेड हिम विद एंटी सिमेटिक इंसल्ट, जिसने उसकी कई बार मतलब इंसल्ट की है, जो एंटोनियो था उससे उसको बदला लेना था। वो ये कहता है कि क्यों वो उससे बदला लेना चाहता है, इसके पीछे रीजन है। तो वो यहाँ पर बोलता है हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स ऑर्गन्स डायमेंशन सीन्स अफेक्शन पैशन, मतलब कि जो जीव होते हैं क्या उनके पास हाथ नहीं होते, क्या उनके पास अंग नहीं होते, क्या वो किसी दुविधा में नहीं आते, क्या उनके पास कोई सेंस नहीं होता, क्या उनके पास अफेक्शन नहीं होता। मतलब वो ये कह रहा है कि जीव मतलब जो जीव्स थे उनसे काफी नफरत की जाती थी। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या जीव्स के पास हाथ नहीं होते, क्या उनके पास दिल नहीं होता, मतलब कौन सी चीज ऐसी नहीं होती है जिनसे उनको जो बाकी क्रिश्चियन है उनसे अलग किया जाता है। फेड विद द सेम फूड, मतलब सेम खाना खाते हैं, हर्ट भी होते हैं सेम, अगर कोई वेपन होता है तो उससे हर्ट भी सेम ही होंगे। सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज, अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो भी बराबर ही उनको चपेट में लेगी। हील्ड बाय द सेम मीन्स, और अगर उनको सही होगा यानी कि उस बीमारी को अगर सही किया जाएगा तो वो भी दोनों को एक ही तरीके से सही करेगी। वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, यानी कि गर्मी में गर्मी भी लगेगी उन्हें, सर्दी में सर्दी भी लगेगी। एज अ क्रिश्चियन इज, यानी कि जैसे क्रिश्चियन को लगती है वैसी ज्यूस को लगेगी। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या वो अलग होते हैं, क्या उनके पास हाथ नहीं है, क्या पैर नहीं है, क्या वो मतलब दुखी नहीं होते, क्या सुखी नहीं होते, क्या उनको खुशी नहीं होते, क्या बीमारी उनको नहीं पकड़ती, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो उनको क्रिश्चियन से अलग कर रही है। सभी कुछ तो है जो क्रिश्चियन के जैसा ही है। तो यहाँ पर भी वो इस तरह से अपोरिया का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आगे देखते हैं, here Shylock is using aporia in the form of pretend doubt he and Salarino both know that Jew have hand, eat food, blade and so on। मतलब यहाँ पे जो साइलॉक है वो ये कहना चाह रहा है, जबकि जानते दोनों ही है, मतलब जो सालारिनो है और जो वो खुद है वो दोनों ही ये जानते हैं कि हाँ उनके हाथ भी हैं, आंख भी हैं, पैर भी हैं, उनको दुख भी होता है, सुख भी होता है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, सब कुछ होता है। लेकिन वो जस्ट मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उसके अंदर उसको दिखाना चाह रहा है, जिससे मतलब जो पब्लिक है उसको उसके प्रति कुछ सिंपैथी ऐसे फील होगी। तो बस वो यही कह रहा है, यानी कि थ्रू दिस सीरीज ऑफ रियोटिकल क्वेश्चन साइलॉक प्रूव्स दैट ज्यू आर जस्ट एज ह्यूमन एज क्रिश्चियन, मतलब वो इस स्पीच के जरिए सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि जो ज्यूज हैं वो भी क्रिश्चियन की तरह ही ह्यूमन है, यानी कि इंसान है। एंड आर्ग्यूज दैट ही इज जस्टिफाइड इन हिज डिजायर फॉर रिवेंज बिकॉज, और वो जस्टिफाइज करता है कि मैं एंटोनियो से बदला क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो बदला लेने की फीलिंग है मेरे अंदर, अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन टू ह्यूमिलेशन एंड मिसट्रीटमेंट, मतलब ये एक नेचुरल है कि जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तो अंदर से, यानी कि ये जो ह्यूमन होता है उनकी नेचुरल उनके रिएक्शन होता है कि जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तो अंदर से उससे बदला लेने का मन आपका करने लगता है। तो बस वो यही चीज दिखाने के लिए ये बात कह रहा है कि मतलब मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं उससे बदला इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि इसने मेरी इंसल्ट करी है तो मैं इससे बदला लूंगा ही। तो यहाँ पर भी अपोरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने 3 लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।